नमस्कार दोस्तों, पात आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स जैसे सीडीएस, एफकेट, एसएससी और बैंक्स के सारे एग्जाम। सीजीपीएससी की अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी मेंस का पेपर 1, सीजी व्यापम द्वारा ली जाने वाली हर एक वनडे एग्जाम जैसे एसआई। अभी एसआई मेंस में इंग्लिश वाले सेक्शन से 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग में आम बोलचाल में भी इडियम्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखते हैं कि आखिर इडियम होते क्या है। तो एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ फिगरेटिव नॉन लिटरल मीनिंग विच कान बी डेसिफर्ड बाय लुकिंग एट इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। क्या कह रहा है कि गैर शाब्दिक अर्थों वाले शब्दों का समूह है जिसके इंडिविजुअल वर्ड से, इंडिविजुअल शब्द के मतलब से हम कुछ मतलब नहीं निकाल पाते हैं। ये रहा बुकिश लैंग्वेज। लेकिन सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जैसे मुहावरा होता है हिंदी में, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, तो वहाँ ना भैंस होता है ना कुछ काला होता है। बोल कुछ हम और रहे होते हैं लेकिन उन शब्दों का मतलब कुछ और निकल रहा होता है। उसे ही इंग्लिश में इडियम कहते हैं। तो हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड और एग्जाम ओरिएंटेड इडियम देखेंगे, उसको उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे थ्रू स्टोरी। हम ओरिजिन से समझने की कोशिश करेंगे कि वो इडियम की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से है। इसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उस इडियम को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जितने भी इडियम्स आज मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिस तरीके से करवाने वाला हूँ, कुछ ही मिनटों में आज आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक गॉडेस होती थी जिसका नाम था इरिस। इरिस को एक वेडिंग पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, तो वह जेलस में आकर रिवेंज लेने के लिए वह वेडिंग पार्टी में जाती है और एक एप्पल उछालती है जिसमें लिखा होता है कैलिस्टी ग्रीक लैंग्वेज में। उसका मतलब होता है फॉर द फियरेस्ट। जब फॉर द फियरेस्ट वाले एप्पल को बाकी गॉडेस देखती है, बाकी जो देवियाँ देखती है, तो उन्हें लगता है कि वही सबसे खूबसूरत है और यह एप्पल जो है वह मेरे लिए है। तो इसको लेकर बाकी 3 गॉडेस में जो है झगड़ा हो जाता है और वेडिंग पार्टी स्पॉइल हो जाती है। और यही एप्पल की वजह से बाद में जो है युद्ध भी होता है, वॉर भी होता है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है रूट कॉज ऑफ फाइट, यानी कि फसाद की जड़। डिस्कॉर्ड माने हुआ डिसएग्रीमेंट, विवाद। विवाद किसकी वजह से हुआ? एक एप्पल की वजह से हुआ। ठीक है, तो रूट कॉज ऑफ फाइट यानी फसाद की जड़। इसको यूज किस तरीके से करेंगे? तो द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कंट्रीज वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज। दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है, जो झगड़ा है, उसकी असली वजह क्या है? जो उन दोनों के देशों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वही असली वजह है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ फसाद की जड़। ठीक, अगला हमारा इडियम्स है बीट अबाउट द बुश। पहले के टाइम पे क्या किया जाता था? पहले के टाइम पे पक्षियों को, बर्ड्स को जो है शूटिंग के गेम में यूज किया जाता था। तो उसके लिए पक्षियों की जरूरत पड़ती थी। पक्षी जो हैं वह इस पेड़ में छिपे होते थे, तो इस पेड़ से बाहर निकालने के लिए जो है बीटर्स हायर किए हुए थे। ठीक है, जो बीटर्स जो है वो इस पेड़ को मारते थे, फिर बाद में जो है पक्षियां बाहर आती थी, उन्हें जाल में फंसाकर अपने गेम में यूज किया जाता था। लेकिन जो है बीटर्स जब इस पेड़ को मारते थे तो उनके लिए परेशानी का सबब हो जाता था, क्योंकि मधुमक्खियां जो है इन्हें बहुत परेशान करती थी। इसके अलावा पास के जो जंगली जानवर हैं उन्हें भी, उनसे भी इनको क्या होता था? खतरा होता था। यही कारण है, इससे बचने के लिए बीटर्स, जो पेड़ों को मारने वाले जो लोग हैं, वो पेड़ को नहीं मारते थे, आसपास मारते थे, ताकि दूर से देखने पर ऐसा लगे कि वह काम कर रहे हैं, वह पेड़ों को मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वह पेड़ को नहीं मार रहे होते थे, झाड़ को नहीं मार रहे होते थे, बल्कि आसपास, उसके आसपास जो है ऐसा शो कर रहे होते थे कि वह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, यानी मेन टॉपिक को अवॉइड करना और मुद्दे की बात ना करना, घुमा फिराकर बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब है, यानी कि स्टोरी में पीछे चलते हैं तो जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो झाड़ है उसमें ना मारकर उसके आसपास मारना, यानी कि बुश यानी झाड़, तो बुश के आसपास मारना। तो बीट अबाउट द बुश, इसे बीट अराउंड द बुश भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका बीट अबाउट द बुश। इसको यूज करते हैं हम एक सेंटेंस में। तो इफ यू वांट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधे पूछ लो, घुमा फिरा कर बातें ना करो। तो अब जब भी आपको किसी को यह कहना हो कि घुमा फिरा के बातें ना करो, मुद्दे की बात करो, तो आप ये कह सकते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश। अगला जो है आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये हमारा इडियम है। जो है एक व्यक्ति थे ओडिसियस। ओडिसियस जो है वह समुद्री यात्रा में निकलते हैं और समुद्री यात्रा के दौरान वो एक भंवर में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं व्हर्लपूल। व्हर्लपूल यानी द पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर, एक चक्री जलधारा जिसे व्हर्लपूल कहा जाता है। और एक तरफ पीछे जो है 6 मुख वाला जो है ड्रैगन होता है, डेविल होता है। ठीक, तो वह ना आगे बढ़ पाते हैं ना ही वह पीछे बढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब हुआ अ चॉइस बिटवीन टू अनडिजायरेबल सिचुएशन, यानी कि जो है 2 बैड चॉइस के बीच में जो है फंस जाना। ठीक, इसका हिंदी मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई। ठीक, इसको हम यूज करते हैं, आई एम लिटरली स्ट्रक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मैं जो है आगे कुआं पीछे खाई, बहुत बुरा फंस गया हूं, ना आगे बढ़ पा रहा हूं ना पीछे बढ़ पा रहा हूं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है एन एक्स टू ग्राइंड। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक रियल लाइफ स्टोरी है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने खुद अपने बुक में यह स्टोरी को मेंशन किया है। उन्होंने बताया है कि उनके पास एक ग्राइंड स्टोन हुआ करता था। ग्राइंड स्टोन आप चक्की समझ लें, जिसमें एक्स कुल्हाड़ी को शार्प करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आता है और इस ग्राइंड स्टोन की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि आपका ग्राइंड स्टोन तो बहुत अच्छा है। तो हवा में आकर एक्साइटेड होकर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसके एक्स को यानी उसकी कुल्हाड़ी को खुद ही शार्प कर लेते हैं। और एक्स को शार्प करना बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही टाइम लगता है इस काम पे। तो इसका जो काम जो है वो कौन कर देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन कर देते हैं। और वह खुशी खुशी अपने एक्स को शार्प करके वह व्यक्ति चला जाता है, उसका तो कुछ मेहनत नहीं लगता है। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन को यह एहसास होता है कि वो जो है उस व्यक्ति जो है वह तो उसका उल्लू बना गया। वह तारीफ ही इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपनी एक्स जो है शार्प करवानी थी। तो इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू सर्व, कोई ना कोई जो है स्वार्थ भरा जो है उसके पीछे का मोटिव होता है। इसको यूज हम करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं, आई केम हियर टू सपोर्ट योर कॉज विथ नो एक्स टू ग्राइंड। मैं जो है आपके कॉज को सपोर्ट करने आया हूँ, मेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हुआ टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू सर्व। ठीक, अगला जो है हमारा इडियम है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल। स्वॉर्ड माने कि तलवार होता है और डेमोकल एक व्यक्ति का नाम है। तो डेमोकल जो था वह एक दरबारी था। तो वह अपने राजा से कहता है कि तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, तुम जो है तुम्हारे पास पावर है, दौलत है, शोहरत है, तुम जो है मजे करते हो। तो राजा जो है अपने दरबारी से कहता है कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम राजा की कुर्सी पे बैठ जाओ और मैं दरबारी की कुर्सी में बैठ जाता हूँ। डेमोकल हाँ कह देता है और वह राजगद्दी में बैठ जाता है। लेकिन राजा क्या करता है, घोड़े के बाल से एक तलवार, इस तरीके से देखिए, एक तलवार जो है राजगद्दी के सीधा ऊपर जो है लटका देता है और वह तलवार कभी भी टूटकर जो है गिर जाता और डेमोकल को चोट आ जाती। तो डेमोकल रिक्वेस्ट करता है कि जो है फिर से जगह एक्सचेंज कर लिए जाए। तो यह स्टोरी का जो आशा है वो यह बताना था राजा को कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो है उनके पास पावर है, दौलत है, लेकिन जो है उनके पास जो है खतरा मंडरा रहा होता है जो लोगों को नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, तो यह रही स्टोरी। इसका मीनिंग है अ कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि लगातार खतरा मंडराना, तलवार लटकना। ठीक, यूज करते हैं हम एक सेंटेंस में, विद द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर many feel that the sword of Damocles hangs over the world like never before। न्यूक्लियर वॉर के खतरे के साथ जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो यह खतरा महसूस कर रहे हैं, इतना खतरा महसूस कर रहे हैं जितना उन्होंने पहले नहीं किया, यानी वह खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है। तो डेमोकल स्वॉर्ड भी बोलते हैं और स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल भी बोलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट थ्रेट। आपको स्टोरी याद नहीं रखनी है,
आपको बस जो है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मीनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला जो है, अगला इडियम्स हम देखते हैं। तो अगला इडियम्स है विन हैंड्स डाउन। देखिए क्या है, घोड़े की रेस होती है, घोड़े की रेस जो कर रहा होता है उसे कहते हैं जॉकी। तो जॉकी क्या करता है, घोड़े की लगाम को कस के पकड़ता है ताकि जो है घोड़ा जो है और तेज दौड़े। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, घोड़ा बहुत आगे निकल जाता है रेस में और जॉकी जो है वह जो है अपने हैंड्स डाउन कर लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर वह लगाम को तेजी से नहीं भी पकड़ रहा होता है तो भी जो है वह रेस आसानी से जीत रहा होता है। तो विन हैंड्स डाउन का मतलब हुआ टू विन समथिंग और बीट समथिंग वेरी इजीली, यानी कि कुछ बहुत आसानी से जीत जाना या किसी को बहुत आसानी से हरा देना। ठीक, यूज करते हैं प्रिपेयर विद पाथ IAS अकेडमी एंड यू विल क्रैक कंपटीशन एग्जाम हैंड्स डाउन। हमारे साथ जो है प्रिपेयर करिए कंपटीशन एग्जाम की और आप आसानी से जो है उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो विन हैंड्स डाउन का मतलब हुआ बहुत आसानी से किसी को हराना या बहुत आसानी से कुछ जीतना। ठीक है। अगला जो है वह है कैट्स पॉ। कैट्स पॉ एक इडियम्स है। उसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कैट्स और जो है बंदर को पाला होता है। ठीक है। वह एक दिन क्या करता है, कुछ नट्स जो है गर्म करने के लिए रख देता है और बंदर और कैट को यह हिदायत देता है कि कोई यह नट्स नहीं खाएगा। ठीक है। और चला जाता है। बंदर जो है बहुत चालाक होता है और वह बिल्ली को कहता है कि कुछ नट्स खा जाते हैं, मालिक को पता नहीं चलेगा। जब जो है और बिल्ली को कहता है कि तेरे पंजे बहुत मजबूत हैं, तू क्या कर कुछ नट्स निकाल और हम दोनों मिलके उस नट्स को खा जाएंगे। बिल्ली जो है जैसे ही इस नट्स को निकालती है तो जो नट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो बिल्ली का पंजा जो है जल जाता है। जब तक वह अपने पंजे को ठंडा करती है जो बंदर जो है वह नट्स खा जाता है। बाद में फिर बिल्ली जो है नट्स को निकालती है, बंदर फिर खा जाता है। इसी तरीके से जो है नट्स जो है बंदर बहुत सारे नट्स को खा जाता है। जब मालिक आता है तो वह देखता है कि नट्स जो हैं कम हो गए हैं, तो वह क्या करता है, पंजे को, दोनों के पंजों को देखता है। जब दोनों के पंजों को देखता है तो बिल्ली के हाथ जो है वो जल गए होते हैं, काले हो गए होते हैं। तो मालिक को यह लगता है कि जरूर नट्स जो है बिल्ली ने खाए होंगे। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई। अब इसका मतलब निकलता है, अ पर्सन यूज्ड अनविलिंगली बाय अनदर टू अकम्प्लिश द अदर्स ओन पर्पस, यानी कि दूसरों के पर्पस के लिए खुद का यूज हो जाना अनइंटेंशनली। आप चाहते नहीं है कि यूज हो जाए, लेकिन जो है कोई दूसरा आपको जो है अपने पर्पस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज कर लेता है। तो इसका जो है इस इडियम्स को हम यूज करते हैं सेंटेंस में। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक अ कैट्स पॉ ऑफ मी बट आई रिफ्यूज टू डू एनी मोर ऑफ यूर वर्क। तुमने जो है अपने स्वार्थ के लिए मुझे यूज करना चाहा, लेकिन मैंने जो है तुम्हारा कोई और काम करने के लिए मना कर दिया गया। तो कैट्स पॉ का मतलब वह इंसान जो यूज हुआ किसी और के द्वारा, किसी और के स्वार्थ के द्वारा। ठीक है। तो अगला इडियम्स है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस जो है 17th 18th सेंचुरी में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिस्कवर करने के लिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में जब जाते थे तो जहाजें जो थी वह इन आइस में चल नहीं पाती थी, जो नॉर्मल जहाजें होती थी। तो क्या करते थे, एक स्पेशल शिप बनाते थे, स्पेशल जहाज बनाते थे जो इस तरीके से जो है बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती थी और पीछे पीछे जो है नॉर्मल शिप जो है वह आती थी। ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत स्टार्ट करना। इसके अलावा एक और मीनिंग होता है से और डू समथिंग टू मेक पीपल फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। ऐसा कुछ बोलना या करना जिससे जो लोग जो है कंफर्टेबल हो जाएं या रिलैक्स्ड हो जाएं। अब इसे जो है हम जो है सेंटेंस में यूज करते हैं, एट द कॉन्फ्रेंस विल हैव सेवरल एक्टिविटीज टू हेल्प पीपल ब्रेक द आइस। कॉन्फ्रेंस में जो है
बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी है जो पीपल को हेल्प करती है कंफर्ट फील होने के लिए। ठीक, या हम यह भी कह सकते हैं कि अ नाइस स्माइल डस अ लॉट टू ब्रेक द आइस, यानी कि एक प्यारी सी जो स्माइल है वह काफ़ी होती है बातचीत स्टार्ट करने के लिए, अपनी चुप्पी को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ब्रेक द आइस हो गया। अगला है पेंडोरा बॉक्स। ठीक, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है एक लेडी थी पेंडोरा, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वह इस यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की जो है पहली लेडी थी। उसे भगवान ने जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था एक बॉक्स देकर कि वह बॉक्स जो है वह कभी नहीं खोलना है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर यह होता है कि आप जो काम करने के लिए मना करो वह काम जो है किया जाता है। तो पेंडोरा जो है यह बॉक्स खोलती है और देखिए इस तरीके से जो है इतनी सारी जो है जो परेशानियां हैं, जो डेविल है वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समथिंग डेट व्हेन इंटरफेयर्ड और इंगेज विद लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम, यानी बहुत सारे परेशानियों को बुलावा देना। इसको यूज करते हैं दिस कोर्ट केस कुड ओपन अ पेंडोरा बॉक्स ऑफ सिमिलर क्लेम। जिस क्लेम के लिए जो कोर्ट केस किया गया है उस कोर्ट केस की वजह से जो है बहुत सारे जो हैं परेशानियां हो सकती है, बहुत सारे और भी फाइल्स खुल सकती है, ये कह रहा है पेंडोरा बॉक्स। ठीक, पेंडोरा बॉक्स का मतलब बहुत सारी परेशानियों को बुलाना। अगला जो है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा की अगर हम बात करें तो ग्रीक अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है ABCD लास्ट में जेड, वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है पहला लेटर होता है अल्फ़ा, फिर बीटा, गामा और लास्ट होता है ओमेगा। ठीक है, तो पहला लेटर क्या हुआ अल्फ़ा और लास्ट लेटर क्या हुआ ओमेगा। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है बोथ द बिगनिंग एंड द एंड, या फिर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरुआत और अंत, या फिर शुरुआत से अंत। हॉली बाइबल में भी जीसस क्रिस्ट ने कहा है कि आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, यानी मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। तो इसको यूज करते हैं एक सेंटेंस में, वी विल हैव टू लर्न द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द सब्जेक्ट। हमें जो है उस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अल्फा एंड ओमेगा यानी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से आखिरी तक जो है उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब बिगनिंग एंड एंड, राइट। अगला डॉग इन द मैंगर। देखिए इसको मैंगर कहते हैं, जहाँ पे इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं खोर। खोर वह जगह होता है जहाँ पे पशुओं के खाने के लिए चारा रखा जाता है। ठीक है, तो मैंगर यानी खोर, मैंगर के ऊपर क्या है डॉग है, तो डॉग इन द मैंगर। कर क्या रहे हैं, जब जो है जो कैटल्स जो है वह उस चारा को खाने आ रहे हैं तो डॉग क्या कर रहा है, भौंक रहा है, और उस स्टोरी के अंदर तो कुछ जानवरों को काट भी लेता है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन who selfishly stop other people from using or enjoying something which she cannot use or enjoy। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिशली जो है दूसरों को जो है उन चीज़ों को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए स्टॉप करता है जो वह खुद भी जो है एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक, इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। डोंट बी अ डॉग इन द मैंगर, लैंड योर कार टू योर ब्रदर सिंस यू विल नॉट गो आउट दिस आफ्टरनून। इस आफ्टरनून तुम कहीं नहीं जा रहे हो तो जो है अपनी कार जो है अपने भाई को दे सकते हो, तुम्हें जो है डॉग इन द मैंगर बनने की जरूरत नहीं है, यह सेंटेंस कह रहा है। तो डॉग इन द मैंगर का मतलब सेल्फिशली जो है दूसरों को जो है एंजॉय करने नहीं देना, कोई चीज जो है यूज करने नहीं देना। अगला जो है फेबियन पॉलिसी। देखिए फेबियन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह कोई स्टोरी नहीं है, मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक व्यक्ति थे फेबियस मैक्सिमस, यह जो थे रोमन के जो है हेड ऑफ आर्मी थे, यानी सेनापति थे। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी थी ये डायरेक्ट युद्ध करने की नहीं थी, ये डायरेक्ट जाके नहीं भिड़ते थे, बल्कि यह क्या करते थे, उस एनिमी जो होते थे, जो दुश्मन होते थे, उनका जो है फूड सप्लाई का जो चेन जो है वो ब्रेक कर देते थे, वाटर सप्लाई ब्रेक कर देते थे। इससे क्या होता था, जो एनिमी जो है, जो दुश्मन है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होते थे।
ठीक है, तो अब मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग समथिंग, यानी पॉलिसी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना या ऐसी पॉलिसी जिसका आउटपुट, जिसका रिजल्ट जो है वह काफ़ी समय बाद मिले। ठीक, सेंटेंस में यूज करते हैं पीपल हु आर ईगर टू गेट शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड बेटर नॉट टू चूज फॉर स्ट्रेटेजी यूजिंग फेबियन पॉलिसी। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी उतावले होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो है रिजल्ट मिल जाए, जो वेट नहीं कर सकते, तो वो बेहतर होगा कि वह जो है फेबियन पॉलिसी को ना अपनाए। तो फेबियन पॉलिसी का मतलब हुआ डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। फाइन, अगला देखते हैं हरकुलियन टास्क। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरकुलियन एक व्यक्ति का नाम था। वह व्यक्ति पागलपन में आकर अपने बच्चों और अपनी बीवी को मार देता है, और जब उसे होश आता है तो उसे बहुत ही पछतावा होता है, बहुत ही रिग्रेट फील करता है, और वह सबको पूछता है कि मैं इस पाप का पश्चाताप कैसे करूं। तो एक व्यक्ति उसे सजेस्ट करता है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसे तुम्हें वर्षों तक क्या देनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो हरकुलियन का एक भाई होता है, कजन होता है, जो दोनों जो हैं एक दूसरे से चिढ़ते हैं। तो वह अपने कजन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने पाप को धोने के लिए तुम्हारी सेवा करनी है, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। ठीक है, तो 12 वर्षों तक ये रहा हरक्यूलिस जो है उसकी क्या करता है, सेवा करता है, और उसका जो भाई है, जो कजन है, उससे बहुत टफ टास्क देता है, जैसे शेर को मारने जितना टास्क। तो इसका मीनिंग हुआ वेरी हार्ड टू परफॉर्म, यानी कि बहुत मुश्किल काम। ठीक है, इस यूज करते हैं एक सेंटेंस में, डिगिंग द टनल वाज अ हरक्यूलियन टास्क। सुरंग बनाना जो है वो आसान काम नहीं है, वह एक क्या है, हरक्यूलियन टास्क है। राइट, ओके। अगला देखते हैं हेल्सियन डेज। ठीक है, ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग हवा के देवता होते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था एल्सियन। अब एच हटा दो, एल्सियन उनकी बेटी का नाम था। उनका किसी राजा से वह शादी करती है और वह राजा जो है समंदर में डूब के मर जाता है, जिससे दुखी होकर जो है एल्सियन भी जो है, जो वायु के जो देवता थे, हवा के जो देवता थे, उनकी बेटी एल्सियन जो है दुखी होकर वो भी समुद्र में डूबने जा रही होती है। लेकिन जो है हवा के देवता अपनी बेटी को डूबने तो देंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने पावर से, अपनी शक्ति से जो है अपनी बेटी को जो है पक्षी बना देते हैं, जिसे हेल्सियन कहा जाता है। ठीक है, तो हेल्सियन की प्रजाति जितनी भी है, ऐसा माना जाता है कि हेल्सियन जब भी अंडे देती है तो पास के जो समंदर हैं, अंडे देने के 7 दिन बाद और अंडे देने के 7 दिन पहले तक, यानी लगभग 15 दिन तक समंदर की लहरें जो है शांत हो जाती है, मौसम जो है सुनहरा हो जाता है, एवरीथिंग बिकम काम। तो हेल्सियन डेज का मतलब हुआ अ पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि शांति के दिन या फिर खुशहाल दिन। ठीक है, खुशहाल दिन भी जो है इसका मतलब होता है। अब इसे सेंटेंस में यूज करते हैं, तो सी ऑफन रिकॉल द हेल्सियन डेज ऑफ चाइल्डहुड। वह अक्सर जो है अपने बचपन के खुशहाल दिनों को जो है, शांति के दिनों को जो है याद करती है। तो हेल्सियन डेज का मतलब अ पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक, अगला ऑप्शन चॉइस, ये हमारा आज का लास्ट इडियम है। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है, ऑप्शन चॉइस। ये जो है एक ऑप्शन, एक व्यक्ति होते थे जिनका काम था घोड़ा बेचना। तो ये अस्तबल था, ये उनका गेट था। तो इस तरीके से वह घोड़े को बांधता था। तो जब कोई कस्टमर घोड़ा खरीदने आता था तो वह यह चॉइस देता था कि भैया आप क्या करो, या तो जो गेट के पास जो है ना वही घोड़े ले जाओ, या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है या तो मत लो। ठीक है, तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है अ चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, यानी कि जो अवेलेबल है उसे ले लो या तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, ही रिफर टू डिनर एज अ ऑप्शन चॉइस बिटवीन सूप एंड द सलाद। उसके पास जो चॉइस है वो सूप एंड सलाद लेने की है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो है बिरयानी खाना चाह रहा हो, पनीर खाना चाह रहा हो, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है,
उसे जो है डिनर में जो है सूप एंड सलाड ही लेने होंगे। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब नो अल्टरनेटिव, अ चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है वो या तो नथिंग एट ऑल। ठीक, तो डेट्स ऑल। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी सीरीज के नए सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।